नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान। इस वक्त की खास खबरों में मैं हूं आपके साथ ज्ञान प्रकाश पांडे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नई दिल्ली, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस स्मृति दिवस पर राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे यहाँ अमर जवानों को पुष्पांजलि अर्पित करने का मौका मिला। उनके परिजनों को भी श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूँ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर पुलिस स्मृति दिवस को संबोधित करते हुए कहा कि यहां देश की आंतरिक सुरक्षा और सीमा की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले विभिन्न बलों के सभी कर्मियों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इन अमर सैनिकों की भावना को श्रद्धांजलि देने के लिए आज यहां उपस्थित होना मेरे लिए सम्मान की बात है। यहाँ पर राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर देश की आंतरिक सुरक्षा और देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी अलग अलग बल के जवानों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मैं यहाँ पर रहकर वो अमर जवानों के बलिदान की भावना को पुष्पांजलि करने का, श्रद्धांजलि देने का मुझे मौका मिला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मैं राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर इन वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं उनके परिवारों को उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए आदरपूर्वक नमन करता हूं और जनता के समक्ष यह श्रद्धांजलि प्रस्तुत करता हूं कि भाइयों बहनों, इस पुलिस स्मारक के केंद्र में स्थित अडिग पत्थर हमारे जवानों की कर्तव्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता और गहरी देशभक्ति का प्रतीक है। आज मैं राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर इन वीर सपूतों को नमन करता हूं और उन्होंने जो सर्वोच्च बलिदान दिया है उनके परिजनों को भी श्रद्धापूर्वक प्रणाम कर मैं इनकी श्रद्धांजलि को जनता के सामने रखने का काम करता हूं। भाइयों बहनों, ये जो पुलिस स्मारक की मध्य में एक अड़िग शिला दिखाई पड़ती है, वो शिला हमारे जवानों के कर्तव्य पर चलने के अड़िग फैसले का प्रतीक, हमारे जवानों की प्रखर देशभक्ति का भी प्रतीक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से 216 पुलिसकर्मियों को हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारों को आश्वासन देना चाहता हूं कि जिस उद्देश्य के लिए आपके परिजनों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया उसे हम विफल नहीं होने देंगे। चाहे कितनी भी कठिनाइयां या आपदाएं क्यों ना है, हम राष्ट्रीय सुरक्षा के अपने मिशन को कमजोर नहीं पड़ने देंगे। हमारे पुलिस बल में राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने की सद परंपरा रही है और हमारी गौरवशाली इतिहास रहा है। हिमालय की ऊंची चोटियों से लेकर कच्छ और बाड़मेर की कठोर रेगिस्तानों तक हमारे विशाल समुद्र की सुरक्षा में ये बहादुर सैनिक ही हैं जो हमारे देश की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से एक 216 पुलिस कर्मियों को मैं मनपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिजनों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस हेतु के लिए आपके परिवारजन ने सर्वोच्च बलिदान दिया है उसको हम विफल नहीं होने देंगे। कितनी भी दिक्कतें आए, कितनी भी आपदा आए, मगर जो उद्देश्य राष्ट्र की सुरक्षा को है उसको हम नीचे नहीं आने देंगे। हमारे पुलिस बल का राष्ट्र की सुरक्षा हेतु सर्वोच्च बलिदान देने का एक अविरल परंपरा रहा है। हमारा गौरवशाली इतिहास भी रहा है। हिमालय की दुर्गम चोटियों से लेकर कच्छ और बाड़मेर जैसे विषम मरुस्थलों तक और विशाल सागरों की निर्भीक होकर रक्षा करने वाले जवान ही तो है जो देश को सुरक्षित करते हैं। आज मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं कि विगत एक दशक के अंदर कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद और उत्तर पूर्व के ये तीनों क्षेत्र जो अशांति के लिए सालों से हमारे लिए चिंता का विषय बने थे, ये 10 साल में हमारे जवानों के कर्तव्य के चलते, हमारे जवानों के कर्तव्य परायणता के चलते आज हम उसमें करीब करीब
संपूर्ण शांति प्रस्थापित करने में सफल हुए हैं। मगर आज मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई समाप्त नहीं हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदभार संभाला था तो उन्होंने इन बलिदानों को सम्मानित करने के लिए दिल्ली में केंद्र में एक पुलिस स्मारक बनाने का फैसला किया। यह स्मारक आने वाले वर्षों में भावी पीढ़ियों को प्रेरित करेगा और देश भर के नागरिकों को इन बहादुर बलिदानों को याद दिलाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर पुलिस स्मृति दिवस को संबोधित करते हुए कि हमने CAPF ई हाउसिंग वेब पोर्टल के माध्यम से खाली घरों का आवंटन किया है। प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना हमारे पुलिस कर्मियों के बच्चों के लिए बलिदान बन गई। इसके अतिरिक्त हमने CAPF कर्मियों के आश्रितों के लिए 16 MBBS और 3 BDS सीटें आरक्षित की हैं। एक मुफ्त मुआवजा प्रदान करने के लिए केंद्रीय अनुग्रह राशि में वृद्धि करने से हमारे सैनिकों के परिवारों को काफी राहत मिली है। हमने विकलांगता अनुग्रह राशि को भी बढ़ाने के लिए काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, दिल्ली। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने तय किया कि दिल्ली की हृदय स्थली के अंदर इनके बलिदानों के सम्मान के रूप में एक पुलिस स्मारक बनाया जाए जो सालों सालों तक युवा पीढ़ी को प्रेरणा देता रहे, सालों सालों तक हमारे देश भर के नागरिकों को ये स्मृति दिलाता रहे कि आज हम सुरक्षित हैं, हम विकास के रास्ते पर आगे चल रहे हैं, हमारे परिवार चैन की नींद सो रहे हैं। इसके पीछे ये हजारों बलिदानियों का सर्वोच्च बलिदान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, दिल्ली। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के आर्यनगर कॉलोनी में बीती रात 2000 रुपए विवाद को लेकर पड़ोस में रहने वाले दबंग ने अपने साथी के साथ मिलकर फल विक्रेता मुशर्रफ की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पैसे को लेकर हत्या से 15 मिनट पहले दोनों में झगड़ा हुआ था। सूचना पाकर पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे, मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। लोनी बॉर्डर थाना पुलिस के आर्यनगर कोतवाली में रहने वाले मुशर्रफ किराए के मकान में रहता था। वह दिल्ली में फल बेचने का काम करता था। घटनास्थल पर मौजूद कॉलोनी में रहने वाले मोहम्मद शाहनवाज ने बताया कि मुशर्रफ के साथ कॉलोनी में रहने वाले दबंग मारपीट कर रहा था। दोनों के बीच 2000 रुपए को लेकर विवाद चल रहा था। मारपीट होने पर आसपास के लोगों ने दोनों की लड़ाई छुड़ा दी। दबंग मौके से वापस चला गया। 15 मिनट बाद बाइक पर दबंग अपने भाई के साथ आया। मुशर्रफ अपने घर से कुछ दूरी पर खड़ा था, तभी बाइक सवार दबंग ने हथियारों से उस पर गोली चला दी। गोली मुशर्रफ के सीने में लगी। गोली मारने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। तभी आसपास के लोग आगे, जिन्होंने पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने गोली लगने से घायल मुशर्रफ को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने मुशर्रफ को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। आज दिनांक 20/10/2024 को थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर के नाईपुरा क्षेत्र में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि मुशर्रफ नामक एक व्यक्ति को गोली लगी है। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर उक्त व्यक्ति को अस्पताल भिजवाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया। प्रारंभिक पूछताछ में यह बात प्रकाश में आई है कि गजेंद्र उर्फ गज्जू के द्वारा, जो कि नाईपुरा क्षेत्र का ही रहने वाला है, उक्त व्यक्ति को गोली मारी गई है। पुलिस द्वारा तत्काल तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है एवं अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। यहाँ लगभग 9:30 बजे करीब यहाँ पर कोई पैसों को लेकर विवाद था। उसमें आपस में दोनों के बातचीत होते होते फिर हमने लोगों ने मुख्य मायने पे छूटा करा दिया। उसके बाद लगभग 15 से 20 मिनट बाद आकर वेपन ले रखे थे दो बंदों ने, आकर उन्होंने उसके गोली। गाजियाबाद से देवानंद वर्मा की रिपोर्ट। रायबरेली के ऊंचाहर कोतवाली से चंद मीटर दूरी पर सर्राफा व्यवसायी के पुत्र को सातिराने अंदाज से जंगल में किए गए हत्या के मामले में रविवार को देर रात एडिशनल SP संजीव सिन्हा ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस की माने तो शोभित के पिता के पास मुख्य आरोपी धर्मेंद्र गहना गिरवी रखता था, रुपयों का लेन देन होता था। ऑर्डर दिलाने के बहाने युवक को ले जा मौत के घाट उतार दिया और इधर दुकान का माल लूट ले जाने की योजना थी। मुख्य हत्यारोपी धर्मेंद्र ने 10 लाख रुपए का लालच देकर अपने साथी गुलाब को इस वारदात में शामिल कर लिया। बताते चले कि मुरादीगंज मजरे सराय परसू गांव निवासी सर्राफा व्यवसायी शोभित कौशल की मौत के मामले में रविवार को जब उसका शव
पोस्टमार्टम होने के बाद घर पहुंचने पर परिजनों में एक बार फिर आक्रोश फैल गया। मृतक शोभित के परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने मांग की कि पहले आरोपियों को पकड़ा जाए, उन पर कार्रवाई हो, उसके बाद ही दाह संस्कार किया जाएगा। यही नहीं, इस पूरे मामले में राजनीतिक दलों ने सरकार को घेरा। राजनीतिक पार्टियों के पीड़ित परिवार के घर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी रहा। वहीं परिजनों द्वारा 100 का अंतिम संस्कार न होने की सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा मृतक के घर पहुंचे और परिवारों के लोगों द्वारा उठाई गई मांग को सुनने के बाद परिजनों को लिखित आश्वासन दिया कि आरोपियों के प्रति कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस द्वारा कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद मृतक के परिजन शाम करीब 4 बजे अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए और 100 को अंतिम संस्कार के लिए पुलिस सुरक्षा के बीच ले जाया गया। 18 तारीख को ऊंचाहार थाना क्षेत्र के जो एक माँ ज्वेलर्स में है, वहाँ पे जो व्यापारी है, सराफा व्यापारी है, उनके अपहरण की सूचना उनके पिताजी ने दिया कि एक व्यक्ति आया दुकान पे और किसी ऑर्डर लिए जाने के नाम पे उनके साथ कहीं चला गया है और वापस जो है जिस व्यक्ति के साथ गया था, धर्मेंद्र नाम के व्यक्ति, वो दुकान में उन्हीं के बुलेट को लेकर के आता है और लॉकर खोलने का प्रयास करता है। इतने में उनके पिताजी आए और शटर बंद करके वो पुलिस को सूचना दी। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच करके धर्मेंद्र को पुलिस हिरासत में लिया। उससे कड़ी पूछताछ की गई तो उसके साथी एक गुलाब नामक साथी प्रकाश में आया। बाद में लेट नाइट तो हम लोगों ने उसके साथी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी करने के बाद उनकी निशानदेही पर हम लोगों ने शव बरामद की सरपताह के जंगल के पास। सरपताह जो है पुलिया जो है प्रतापगढ़ बॉर्डर के पास, और इसको जो हम लोगों ने खुलासा किया है, घटनाक्रम इस प्रकार है कि जो अभियुक्त है धर्मेंद्र, वो रेहन पर गहने कुछ रखा था 2 से 3 महीने के बाद। इससे जो है उनके व्यापारी से संपर्क में आया और इस संपर्क में होने के कारण ही उनकी विश्वास में वो चले गए कि हाँ एक ऑर्डर है। और जाने के बाद उनकी योजना ये थी कि इनकी हत्या करके और इनसे लॉकर की चाबी लेकर के दुकान में आके वापस इनकी ज्वेलरी ले लेंगे। इसके लिए इन्होंने जो धर्मेंद्र ने गुलाब को 10 लाख रुपए देने का आश्वासन दिया था कि इस घटना को कारित करने के बाद 10 लाख रुपए आपको दिए। रायबरेली से वैभव सोनकर की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन पर जनता के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में सभी 70 सीटें जीतने के आपके इस राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के दावे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल जिन्होंने दावा किया था कि वह दिल्ली के सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जांच के दायरे में है। मैं माफी चाहता हूं केजरीवाल, लेकिन आप जमानत पर बाहर है और आप पर भ्रष्टाचार, दिल्ली को लूटने और धोखा देने का आरोप है। आपने पहले भी दिल्ली की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐसे ही दावा किया था और दिल्ली की जनता ने निर्णायक जवाब दिया था। अरविंद केजरीवाल जिन्होंने आज दावा किया है कि 70 की 70 दिल्ली की सीटों पर वो खुद चुनाव लड़ेंगे, माफी चाहता हूं केजरीवाल साहब, आप जमानत पर छूटे हुए वो भ्रष्टाचारी हैं जिन्होंने दिल्ली को लूटने और ठगने का काम किया है। और आप तो दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर भी चुनाव लड़ रहे थे, तब भी आपने दावा किया था। दिल्ली की जनता ने आपको जवाब दिया, माकूल जवाब दिया। और हाँ, हरियाणा ने तो क्या खास तौर से आपके लिए तोहफा भेजा है। आपने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की और हालत आपके सामने है। करारा जवाब उन्होंने आपको दिया है। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली में सड़कों की हालत देख लेना। ये सड़कें नहीं, सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे हैं। वो बिजली के बिल जो हर घर को तंग कर रहे हैं, हर झुग्गी वाले को तंग कर रहे हैं। वो पानी की समस्या, आज भी हमारी माताएं बहनें जिन्हें आपने टैंकर माफिया के हाथों लूटने के लिए मजबूर कर दिया, दिल्ली वाले इन्हें भूले नहीं है। चाहे आपके सरकारी अस्पताल हो, चाहे आपका स्वास्थ्य का मॉडल या शिक्षा का मॉडल, उस सब में भ्रष्टाचार। और जिस तरह से आपने शराब के नशे में दिल्ली के युवाओं को धकेलने का काम किया है, दिल्ली की जनता आपको माफ नहीं करेगी। और आप कह रहे हैं कि मैं खुद 70 की 70 सीटों का चुनाव लड़ूंगा। एक ही उल्लू काफी है बर्बादी गुलिस्तान करने को। हर शाख पे उल्लू बैठेंगे तो अंजाम गुलिस्तान क्या होगा केजरीवाल साहब, वो शीश पर मत भूलिएगा। जो आपने बच्चों के सर पर हाथ रख के कसम खाई थी कि मैं सरकारी बंगला नहीं लूंगा, दिल्ली के लोगों को लूट के बनाया गया वो भ्रष्टाचारी शीश महल, वो भी तो जवाब मांगेगा। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि खुद को ईमानदार बताने वाले अरविंद केजरीवाल का असली चरित्र और हकीकत इस शीश महल के सामने आती। जिस शीश महल को उन्होंने दिल्ली की जनता को छिपाने की कोशिश की, वह आप सबके सामने आ गया। चौंकाने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी का तथा कथित सबूत इसी शीश महल से निकल रहा है। 1 करोड़ रुपए की रेलिंग कौन लगाता है? वही व्यक्ति जो कहता है कि वह सरकारी घर या सुविधाएं नहीं लेगा।
कौन 5 करोड़ और 60 लाख रुपए के पर्दे लगवाता है? यह व्यक्ति जो अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखकर कसम खाता था, वह सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल नहीं करेगा, सरकारी गाड़ी नहीं लेगा। कट्टर ईमानदार होने का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल का चरित्र और हकीकत इस शीश महल में दिखाई देती है। जिस शीश महल का वो दिल्ली की जनता से छुपाना चाहते थे, नहीं चाहते थे कोई देख पाए, पब्लिक डोमेन में एक इन्वेंट्री आई है। और हैरान करने वाली है अरविंद केजरीवाल, आपकी ईमानदारी का जो सर्टिफिकेट उस शीश महल से निकल के आ रहा है। शीश महल, भ्रष्टाचारी शीश महल। 1-1 करोड़ रुपए की रेलिंग कौन लगाता है जी? जो ये कहते थे कि मैं सरकारी घर नहीं लूंगा, सरकारी सुविधाएं नहीं लूंगा। 5 करोड़ 60 लाख के पर्दे कौन लगाता है जी? जो अपने बच्चों के सर पर हाथ रख के कसम खा रहे थे कि हम सरकारी सुविधाएं छोड़ देंगे, सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे। 4 लाख रुपए की वो कुर्सी जिस पे साथ बैठ के बातें किया करते थे, वो मसाज वाली कुर्सी। 70 लाख के दरवाजे भी हैं उस शीश महल में। 9 लाख का फ्रिज है और 65 लाख के 16 टीवी। अब एक घर में 16 टीवी कौन लगाता है भाई साहब? हमें तो समझ में आता नहीं कि उस टीवी में क्या देखते होंगे, दूसरे में क्या देखते होंगे। यह है अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार की कहानी। और LED लाइट 30 लाख रुपए की, और जिसका आप जिक्र कर रहे हैं टॉयलेट सीट, उस पर मुझे हैरानी होती है। एक घर में 1 या 2 टॉयलेट सीट्स होती हैं, यहाँ सुनने में आ रहा है कि 10 से 15 थी, और एक टॉयलेट सीट 12 लाख रुपए की। अब 12 लाख की टॉयलेट सीट पे अरविंद केजरीवाल क्या करते थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन हैरानी इस बात की है कि आज तक हम सुना करते थे कि यूपी के पूर्व एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे जिनके बारे में ये चर्चा थी कि टूटियां उनके घर से गायब हो गई थी, सरकारी घर से। इनके घर से तो वो 12 की 12 या 15 जितनी भी हैं वो टॉयलेट सीट गायब हो गई हैं, जो एक सीट 12 लाख की है। करोड़ों रुपए की टॉयलेट सीट कहाँ चली गई कोई नहीं जानता। इसका जवाब या तो वो श्रीमान देंगे जो उन टॉयलेट को यूज़ किया करते थे, या PWD के अधिकारी देंगे कि आखिर वो टॉयलेट सीट गई कहाँ। उसका तो म्यूजियम बनाना चाहिए मुझे लगता है शीश महल का, कि उस पर लिखना चाहिए कि एक आदमी जो शीला दीक्षित के घर जब 10 AC लगे थे तो उसका कहता था हाय इसका बिल कैसे कौन देता होगा, दिल्ली के टैक्स का पैसा जाता है, लेकिन ये जो अय्याशी का सामान अरविंद केजरीवाल तुमने लगाया है ये किसके पैसे से लगाया, इसका जवाब तुम्हें देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 1 हिंदुस्तान दिल्ली। बने रहें खबरों में, देखते रहें न्यूज़ 1 हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान।